नारायण एक पुरानी लाइब्रेरी में काम करता था। उसका काम था दुर्लभ और प्राचीन किताबों को शोधकर्ताओं तक पहुंचाना, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे रामगढ़ जैसे इतने पिछड़े और वीरान इलाके में आना पड़ेगा। क्या आफत है। मैनेजर साहब ने कहा था कि स्टेशन के बाहर कदम रखते ही तांगा या रिक्शा मिल जाएगा। यहां तो दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा। चलो आगे देखते हैं, शायद कोई मिल जाए। नारायण ने स्टेशन के सुनसान रास्ते को पीछे छोड़ा और उबड़ खाबड़ सड़क पर चलना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि कोई राहगीर रास्ता बता देगा। चलते चलते वो एक पुरानी चाय की टपरी पर पहुंचा। ओ काका, जरा मदद करेंगे? मुझे इस ठिकाने पर पहुंचना है। मैं बहुत दूर से आया हूं और इन रास्तों से बिल्कुल अनजान हूं। कहाँ जाना चाहते हैं आप? नाम बताएंगे तो ही कुछ कह सकूंगा। जी, मुझे रामगढ़ की पुरानी बस्ती की तरफ जाना है। एक बार ये पता देख लीजिए। ओह, बस्ती जाना है। लेकिन बाबूजी, अब तो बहुत देर हो गई है। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई सवारी नहीं रुकती। अब तो कोई तांगा भी नहीं मिलेगा। अगर आप पैदल चलने की सोच रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे का रास्ता है। क्या 6 घंटे? इतना लंबा रास्ता? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबूजी, आप परेशान ना हो। मेरा घर यहीं पास में ही है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज रात आप मेरे यहाँ ही विश्राम कर लीजिए। सुबह होते ही ताजा दम होकर निकल जाइएगा। नहीं काका, दरअसल ये किताबें मुझे आज ही पहुंचानी है, वरना काम बिगड़ जाएगा। फिर भी आपका दिल से शुक्रिया कि आपने मुझ अजनबी की इतनी चिंता की। आजकल के जमाने में ऐसी नेकदिली कम ही दिखती है। कोई बात नहीं बाबूजी, पर जरा चौकन्ने रहिएगा। रात के समय ये सुनसान रास्ते और घने पेड़, यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं रहता। ठीक है काका, ध्यान रखूंगा। चलिए अब मैं निकलता हूं। नारायण अपनी किताबों का झोला कसकर पकड़े उस कच्ची सड़क पर चला जा रहा था। उसे रह रहकर उस चाय वाले की बात याद आ रही थी कि ये रास्ता सुरक्षित नहीं है। अचानक उसे अंधेरे में दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वो पास आई, उसे एक बुजुर्ग आदमी नजर आया, जिसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। लालटेन की सुर्ख रोशनी में उस बुजुर्ग का चेहरा झुर्रियों से भरा और बहुत ही शांत लग रहा था। नारायण को लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। ओ बाबा, शुक्र है आप मिल गए। मैं इस रास्ते पर भटक गया हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रामगढ़ की बस्ती यहां से और कितनी दूर है? बुजुर्ग ने लालटेन ऊपर उठाई और नारायण के चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। बस्ती? बेटा, तुम बहुत गलत समय पर इस रास्ते पर निकल आए हो। यहाँ से बस्ती अभी कोस भर दूर है, लेकिन इस अंधेरे में वहां पहुंचना नामुमकिन सा है। नारायण कुछ कहता, इससे पहले ही सड़क के दूसरी तरफ से एक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। एक लंबा चौड़ा आदमी साए की तरह अंधेरे से निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही बुजुर्ग ने अपनी लालटेन नीचे कर ली। ए मुसाफिर, रुक जा वहीं। जरा देखूं तो सही, इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? नीचे रख अपना झोला। आप कौन हैं और मुझे इस तरह क्यों रोक रहे हैं? मैं तो बस इन बाबा के साथ रास्ता पूछ रहा था। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ और मेरा हुक्म है कि तू अभी के अभी पीछे मुड़ और जहां से आया है वहीं भाग जा। ये रास्ता आज रात तेरे लिए बंद है। नारायण उलझन में पड़ गया। उसने मदद के लिए बुजुर्ग की तरफ देखा, लेकिन बुजुर्ग चुपचाप खड़े थे। सर, लेकिन मुझे ये किताबें पहुंचानी है। बाबा कह रहे थे कि बस्ती पास ही है। मैंने कहा ना, चुपचाप यहां से निकल जा। और तू अपनी ये लालटेन लेकर यहां से दफा हो जा, वरना ठीक नहीं होगा। नारायण ने देखा कि वो अजनबी बहुत गुस्से में था। बुजुर्ग ने एक धीमी सी आह भरी और बिना कुछ बोले अपनी लालटेन घुमाई और अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ने लगे। जाते जाते उन्होंने नारायण की तरफ मुड़कर देखा और उनकी आंखों में एक चेतावनी थी, जैसे वो कह रहे हों, इस आदमी की बात मान लो। नारायण के पास अब कोई चारा नहीं था। वो अजनबी शख्स वहीं खड़ा उसे घूर रहा था। मजबूर होकर नारायण पीछे की तरफ पैदल चलने लगा।
कदम दर कदम वो उस अंधेरे में डूबता जा रहा था। दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस ताड़ और नारियल के ऊंचे पेड़ों की लंबी कतारें थी और एक ऐसा सन्नाटा जिसे हवा की सरसराहट भी नहीं तोड़ पा रही थी। नारायण के पैर अब जवाब दे रहे थे। उस अजनबी पुलिस वाले ने उसे पीछे तो भेज दिया था, लेकिन वो रास्ता कहाँ जा रहा था उसे खुद नहीं पता था। चारों तरफ ताड़ के ऊंचे पेड़ किसी कंकाल की तरह खड़े थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। कैसी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। मैनेजर साहब ने तो कहा था कि बस कुछ ही घंटों का काम है। अगर आज रात में उस ठिकाने पर नहीं पहुंचा तो ये दुर्लभ दस्तावेज खराब हो सकते हैं। क्यों आया मैं इस वीरान इलाके में? इन्हीं ख्यालों में डूबा नारायण सर झुकाए तेज कदमों से चल रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जैसे ही वो रुकता, पीछे वाली आहट भी रुक जाती। नारायण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। पगडंडी पर कोई इंसान नहीं था, लेकिन पेड़ों के झुरमुट के बीच से एक अजीब सी आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो आदमी जैसा ही था, पर उसका कद सामान्य से कहीं ज्यादा लंबा था, लगभग 7-8 फीट। उसका शरीर एकदम काला था और उसकी आंखें रात के अंधेरे में बिल्ली की तरह चमक रही थीं। वो चल नहीं रहा था, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर तैरता हुआ आ रहा था। नारायण के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। वो मौत के डर से सुन्न पड़ गया। नारायण, वो झूला वहीं छोड़ दे, वो हमारा है। नारायण की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि ये कोई लुटेरा नहीं, बल्कि कुछ और ही है। वो अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागने लगा। वो कांटों भरी झाड़ियों, पत्थरों और कीचड़ की परवाह किए बिना बस भागे जा रहा था। पीछे से उसे उस साए के अट्टहास की आवाज सुनाई दे रही थी जो पेड़ों के बीच गूंज रही थी। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक पुरानी जर्जर कुटिया नजर आई। वो किसी वीराने में अकेला ठिकाना लग रहा था। कुटिया की दीवारों से मिट्टी झड़ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक मध्यम सी रोशनी टिमटिमा रही थी। किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास पाकर नारायण ने पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाया। बचाओ, कोई है? कृपया दरवाजा खोलिए, बाहर कोई मेरा पीछा कर रहा है। कुटिया का दरवाजा धीरे से खुला। सामने वही लालटेन वाला बुजुर्ग खड़ा था जिसे उसने रास्ते में देखा था। अंदर आओ बेटा, जल्दी अंदर आओ, बाहर बहुत खतरा है। नारायण ने अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर दिया और घर के अंदर बैठ गया। चाचा, बाहर कोई चीज है। वो इंसान नहीं है। वो मेरा पीछा कर रही है और मेरा नाम जानती है। शांत हो जाओ बेटा, तुम पहली बार यहाँ आए हो इसलिए डर गए। इस जंगल के अपने नियम हैं, तुम यहाँ सुरक्षित हो। नारायण ने थोड़ी राहत महसूस की। चाचा, मैं पास के ही गांव जा रहा था। मेरे पास बहुत जरूरी दस्तावेज हैं, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं कभी वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तभी अचानक कुटिया के किवाड़ पर जोर जोर से धक्के पड़ने लगे। धक्का इतना जोरदार था कि मिट्टी की दीवारें हिलने लगी। वही है चाचा, वो आ गया। दरवाजा मत खोलिएगा। अरे डरो मत बेटा, वो तो मेरा बेटा है। वो बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो कह रहा है कि तुमने उसे रास्ते में बहुत दौड़ लगवाई। नारायण का खून जम गया। क्या? आपका बेटा? पर बाहर तो कोई साया था। हाँ वही, देखो वो खिड़की से तुम्हें देख रहा है। नारायण ने मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। कुटिया के भीतर का माहौल अचानक बर्फीला हो गया। लालटेन की रोशनी अब पीली नहीं बल्कि रूहानी नीली पड़ने लगी थी। नारायण ने देखा कि बुजुर्ग की कोई परछाई जमीन पर नहीं बन रही है। चाचा, आपकी परछाई? आप कौन हैं? परछाई उनकी होती है बेटा जिनके शरीर में प्राण होते हैं। हम तो बस अतृप्त इच्छाओं के साए हैं। नहीं, मुझे जाने दो। ये लो मेरा बैग, इसमें सिर्फ किताबें हैं। हमें ये किताबें नहीं, इन किताबों के पन्नों में पैद वो प्राचीन मंत्र चाहिए जिन्हें पढ़कर हम फिर से जीवित हो सकें, और तेरा ये जवान शरीर हमारे काम आएगा। अचानक कुटिया का दरवाजा एक तेज सफेद धमाके के साथ खुलता है।
कमरे में धूल और तेज रोशनी भर जाती है। रोशनी के बीच से वही पुलिस अधिकारी श्यामलाल प्रकट होता है। उसका शरीर पारदर्शी है और उसकी आंखों से नीली ज्वाला निकल रही है। रुको, अपनी गंदी सीमा पार मत करो। सर, आप? नारायण, मैंने तुम्हें बार बार संकेत दिया था कि यहाँ से निकल जाओ, पर तुम्हारी ये किताबें, ये ही इन दुष्टों को यहाँ खींच लाई हैं। श्यामलाल, तू 10 साल पहले भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। हमने तुझे मार दिया था, याद है? तुमने सिर्फ मेरे शरीर को मारा था। मेरी वर्दी और मेरा फर्ज आज भी अमर है। अधिकारी अपने हाथ से एक चमकदार रोशनी की जंजीर निकालता है और उन दोनों सायों को जकड़ लेता है। कमरे में चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। कुटिया के अंदर एक भयानक युद्ध छिड़ गया। एक तरफ 2 दुष्ट आत्माएं थीं और दूसरी तरफ एक कर्तव्यनिष्ठ रक्षक की रूह। नारायण ने देखा कि दरवाजा खुला है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर झोला उठाता है और बाहर की ओर भागता है। पीछे मुड़कर मत देखना नारायण, सीधे स्टेशन की पटरी की तरफ भागो। जब तक सूरज ना निकले रुकना मत। नारायण कुटिया से बाहर निकलता है। पीछे से उसे कुटिया के ढहने की और डरावनी चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो झाड़ियों, पत्थरों और अंधेरे को चीरता हुआ भागता है। उसके पीछे वो काला साया फिर से आने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी की रोशनी उसे बार बार रोक लेती है। जब नारायण की आंख खुली तो चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। रात का खौफनाक मंजर अब गायब था। अरे बेटा, तुम यहाँ रात भर कहाँ थे? तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। चाचा, वो कुटिया, वो पुलिस वाला, वो सच था। तो तुमने उन्हें देख लिया? बेटा, वो इंस्पेक्टर श्यामलाल थे। 10 साल पहले इसी गांव के 2 दरिंदों ने उन्हें मार दिया था। वे लुटेरे तो आग में जल मरे, पर इंस्पेक्टर साहब की आत्मा आज भी इस रास्ते पर पहरा देती है, ताकि कोई दूसरा बेगुनाह उन राक्षसों का शिकार न बने। नारायण ट्रेन में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी। नारायण ने देखा कि दूर पगडंडी पर वही पुलिस अधिकारी खड़ा है। उसने अपनी टोपी उतारकर नारायण को विदा किया और धीरे धीरे धुंध में ओझल हो गया। फर्ज कभी मरता नहीं। मई की वो रात थी। वैसे तो इस वक्त लू चलनी चाहिए थी और गर्मी से पसीने छूटने चाहिए थे, पर मौसम ने ऐसी करवट ली कि रूह कांप जाए। आसमान में घने बादलों ने डेरा डाल रखा था। रात के 10 बजे ऐसा सन्नाटा था कि खुद की धड़कनें भी कानों में गूंज रही थी। गांव के कोने वाली चाय की टपरी पर 2 लोग बैठे थे। रामू भाई, मई की इस भयंकर गर्मी में ऐसा सैलाब पहले कभी देखा है क्या? मेरा तो जी बैठा जा रहा है। पक्का कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। आसमान का हाल तो देखो, कड़क ऐसी है मानो ऊपर बैठा कोई दानव दहाड़ मार रहा हो। अरे किशन, तेरी तो फितरत ही डरपोक है। अरे भाई, इस झमाझम बारिश का आनंद उठा। देख, मिट्टी से कैसी लाजवाब महक उठ रही है। तू तो बस हर वक्त बर्बादी की माला जपता रहता है। चुपचाप शांति से चाय का मजा ले। नहीं रामू, किशन की बात को हल्के में मत ले। परसों जब मैं बस अड्डे पर था तो शहर वाले कह रहे थे कि ये बारिश कुदरत का खेल नहीं है। चर्चा थी कि आसमान में कुछ जहरीली दवाइयाँ घोली गई हैं। ये बड़ी बड़ी दवा कंपनियों की चाल है ताकि लोग बीमार पड़ें और उनके अस्पताल भरे। हम जैसे आम आदमी तो बस उनके मुनाफे का जरिया हैं। साजिश है या नहीं ये तो मालिक जाने, पर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब बिना मौसम के ऐसा कहर बरसता है तो बुरी बलाएं जाग जाती हैं। कहते हैं ऐसी काली रातों में पाताल के रास्ते खुल जाते हैं और भटकती हुई रूहें किसी जिंदा वजूद की तलाश में बस्ती की तरफ रुख करती हैं। लो भाई, अब किशन भी भूतों की टोली में शामिल हो गया। अब क्या वो रूहें यहाँ टपरी पर बैठकर उधार की चाय पिएंगी? खौफ खाना बंद करो। वैसे आज भोला काका दिखाई नहीं दिए। रोज तो इसी समय उनकी लाठी की आवाज सुनाई दे जाती थी। भाई, ऐसी आफत की बारिश में काका घर से निकलेंगे भला? शरीर भी अब साथ नहीं देता होगा, पर माननी पड़ेगी, आज काका के बिना महफिल बेजान लग रही है। वो यहाँ होते तो इस डरावने मंजर पर कोई ऐसा किस्सा सुनाते कि हम सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती।
एक धुंधली सी रोशनी हिलती हुई दिखाई दी। एक हाथ में पुराना जगह जगह से फटा हुआ काला छाता और दूसरे हाथ में पीली रोशनी वाली लोहे की भारी टॉर्च लिए भोला काका चले आ रहे थे। उनकी धोती गीली होकर चिपक गई थी, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सी तेजी और चेहरे पर एक अनजाना डर था। जैसे ही काका टपरे की छत के नीचे आए, उनका चेहरा हमेशा की तरह हंसमुख नहीं बल्कि डर के मारे सफेद पड़ा हुआ था। उनकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। काका, कहाँ रह गए थे आप? हम सब आपकी ही राह देख रहे थे। इतनी आफत की बारिश में आप कहाँ थे? क्या बताऊं बेटा, खेत पर गया था। फसल पूरी पक चुकी है, बस कटने की देरी है। मन इतना घबराया हुआ है कि क्या कहूं। डर लगता है कि कोई वहां गलती से जलती सिगरेट या माचिस की तीली न फेंक दे। अगर जरा सी भी चिंगारी लगी तो मेरी साल भर की मेहनत और बच्चों का निवाला पल भर में राख हो जाएगा। सच कह रहे हो काका, आजकल लोग बहुत लापरवाही करते हैं। सूखी फसल में आग बिजली से भी तेज फैलती है, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। और अब ये बेमौसम बारिश डरा रही है। आग से बच भी गए तो डर है कि कहीं ओले ना पड़ जाएं। अगर ओले गिरे तो गेहूं की बालियां टूटकर मिट्टी में मिल जाएंगी। फिर हमें पूरे साल सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। ये बारिश नहीं, साक्षात तबाही है। काका, जो होना है वो तो होगा ही। अब आप आ गए हैं तो इस डरावने माहौल को थोड़ा रोमांचक बना दीजिए। आज मौसम एकदम कहानी वाला है। कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जो रोंगटे खड़े कर दे, जैसा आपने पिछली बार वादा किया था। काका ने अपनी धुंधली आंखों से बाहर गिरते पानी को देखा। उनकी आंखों में अचानक पुराना खौफ दिखाई देने लगा, मानो वो फिर से उसी पुरानी रात में पहुंच गए हो। कहानी सुननी है, पर एक बात गांठ बांध लो, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा या दादी नानी की कहानी नहीं है। आज से ठीक 40 साल पहले मई की ऐसी ही मनहूस बारिश में ये सब मेरे साथ हुआ था। उस रात ने मुझे बता दिया कि जिसे हम देख नहीं सकते वो भी इस दुनिया में होता है। तब मैं तुम्हारी उम्र का रहा हूंगा। शरीर में ताकत थी और मन में कोई डर नहीं। उन दिनों बैलगाड़ियों का जमाना था। गाड़ियां और बसें तो कभी कभार ही दिखती थी। मैं शहर की मंडी से घर का सामान और अनाज लादकर अपने गांव लौट रहा था। सूरज डूब चुका था और चारों तरफ अंधेरा फैल रहा था। अचानक आसमान में वैसे ही काले बादल गरजने लगे जैसे आज गरज रहे हैं। फुर फुर, चल मेरे शेरों, बस थोड़ा सा रास्ता और है। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दोनों तरफ घने जंगल और झाड़ियां थीं। तभी सड़क के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मुझे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा, पर उसका चेहरा मोम की तरह पीला और बेजान था। वो हिलडुल नहीं रहा था, बस मूर्ति की तरह खड़ा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में काली पुतलियां नहीं थीं, बस सफेद खालीपन था। मैंने सोचा शायद कोई राहगीर होगा जो बारिश से बच रहा है, और उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें शरीर पर पत्थर की तरह लग रही थी और सुई की तरह चुभ रही थी। कोहरा इतना बढ़ गया कि सामने का रास्ता दिखना बंद हो गया। तभी बीच रास्ते में एक औरत खड़ी दिखी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने गाड़ी रोक दी। बहन, इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात को अकेली क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो लग रहा है बाबूजी। पास के गांव अपने मायके जा रही थी, पर अचानक इस बारिश ने रास्ता रोक लिया। क्या आप मुझे थोड़ी दूर आगे तक छोड़ देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी बगल में बैठने को कह दिया। पर जैसे ही वो गाड़ी पर चढ़ी, एक अजीब बात हुई। मेरे तंदुरुस्त बैलों के पैर अचानक कांपने लगे। गाड़ी इतनी भारी हो गई जैसे उस पर अनाज की बोरियां नहीं बल्कि कोई भारी पहाड़ रख दिया हो। बैल अपनी पूरी जान लगा रहे थे। उनकी नसें फूल गई थीं, पर गाड़ी बस रेंग रही थी। बाबूजी, बारिश और तेज हो रही है। आगे मेरे पुरखों की एक पुरानी हवेली है। अब वो खंडहर हो चुकी है, पर छत अभी भी ठीक है। वहीं थोड़ी देर रुक जाते हैं। जब बारिश थमेगी तो निकल चलेंगे।
आपके बैल भी इतनी बारिश में आगे नहीं चल पाएंगे। हम उस हवेली के फाटक पर पहुंचे थे। वो हवेली नहीं बल्कि मौत का द्वार लग रही थी। चारों तरफ चमगादड़ मंडरा रहे थे और झाड़ झंखाड़ ने उसे घेर रखा था। बहन, ये तो पूरी तरह खंडहर है। यहाँ कोई चिड़िया भी नहीं फटकती। यहाँ रुकना ठीक होगा? बस कुछ ही देर की बात है बाबूजी, आप बाहर रुकिए, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। अगर कहीं कोई दिया या लालटेन मिल जाए। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, वो वापस नहीं आई। सन्नाटा इतना था कि मुझे अपने बैलों के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मुझे चिंता हुई कि कहीं वो बेचारी किसी गड्ढे में ना गिर गई हो। मैं दबे पांव अपनी लाठी संभालते हुए अंदर गया। एक कोने वाले कमरे से हल्की पीली रोशनी छनकर आ रही थी। मैंने सांस रोककर दरार से झांका और जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो औरत अब औरत नहीं थी। उसके पैर घुटनों से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो एक बड़े से लोहे के पतीले में कुछ काला काला पका रही थी। उसमें से सड़े हुए मांस और खून जैसी भयानक दुर्गंध आ रही थी। वो अपनी लंबी काली जीभ बाहर निकालकर बड़बड़ा रही थी। आज बरसों बाद ताजा इंसानी शिकार मिला है। पहले इसका कलेजा निकालूंगी, फिर इसकी हड्डियां चबाकर अपना पेट भरूंगी। मेरे पैर जम गए थे, गला सूख गया था। मैं वहां से उल्टे पैर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर आंगन में आया, सामने वही सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा खड़ा था। कहाँ जा रहे हो बेटा? अब देर हो चुकी है। वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। देखो, वो तुम्हारे ही मांस का भोज तैयार कर रही है। बाबा, आप कौन हैं? आप तो मुझे रास्ते में भी मिले थे। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं भी इंसान था बेटा। आज से 50 साल पहले मैं भी इसी रास्ते से गुजर रहा था और इसी औरत ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। मैं इसके जाल में फंस गया। इसने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला और मेरा मांस खा गई। तब से मेरी आत्मा इसी खंडर के आसपास भटक रही है ताकि किसी और मासूम को इस मौत के कुएं में गिरने से बचा सकूं। मैं रास्ते में तुम्हें इसीलिए बार बार दिख रहा था ताकि तुम रुक जाओ, पर तुम नहीं समझे। तभी वो चुड़ैल कमरे से बाहर निकली। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और नाखून 6-6 इंच लंबे। उसकी डरावनी हंसी पूरे खंडहर में गूंजने लगी। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और अदृश्य ताकत से मुझे जमीन से 5 फीट ऊपर उठा लिया। मेरा दम घुटने लगा, आंखें बाहर आने लगी। तभी उस बूढ़े ने अचानक अपनी धुंधली सी काया बदली और एक प्रचंड चीख के साथ चुड़ैल पर झपट पड़ा। दोनों हवा में गुत्थम गुत्था हो गए। भाग बेटे, अभी मौका है, भाग। मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। अपनी जान बचा और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। मैं बिना पीछे देखे पागलों की तरफ भागा। मैंने अपनी कीमती बैलगाड़ी वहीं छोड़ दी। सारा सामान, अनाज सब छोड़ दिया। मैं कांटों वाली झाड़ियों, कीचड़ और पत्थरों पर गिरता पड़ता गांव की ओर भागा। पीछे से उस चुड़ैल की ऐसी भयानक और दिल दहला देने वाली चीखें आ रही थीं जो आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। छोड़ मुझे, उस इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे उसका खून चाहिए। काका, अगर आप उस बूढ़े की बात पहले ही मान लेते तो आपकी गाड़ी और सारा सामान बच जाता। हाँ बेटा, यही मेरी गलती थी कि मैंने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया। पर वो भला आदमी वहां सिर्फ मुझे बचाने आया था। शायद उसे मुझ में अपना बीता हुआ कल दिख रहा था। काका, अब तो घर जाते समय हर पेड़ के पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देगा। एक और कहानी सुना दीजिए ना, जिससे ये डर थोड़ा कम हो जाए। नहीं बेटा, अब और कहानियों का समय नहीं है। रात के 12 बज रहे हैं और ये बारिश अभी रुकने वाली नहीं है। अब चुपचाप अपने अपने घर जाओ।